वेलकम टू फिज़िक्स डिज़ायर। हम फिर से वापस हैं अपने दूसरे लेक्चर 2 फॉर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। जैसा कि हमने अपने लेक्चर 1 में पढ़ा था बायोट-सैवर्ट लॉ, जिसमें हमने पढ़ा था दैट मैग्नेटिक फील्ड इज़ गिवन बाय म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात करी है अपने प्रीवियस लेक्चर में। ये थी हमारी स्केलर फॉर्म और इसको हम बोल रहे थे वेक्टर फॉर्म, जिसमें डी एल क्रॉस आर, और हमने थोड़ी डायरेक्शन के बारे में भी बात कर ली थी। नाउ द पॉइंट इज़ कि मैग्नेटिक फील्ड को आपने फाइंड आउट तो कर लिया, लेकिन उसकी यूनिट क्या होगी। तो क्योंकि इसको टेस्ला ने इन्वेंट किया था, टेस्ला ने इस पर आगे जाके काम किया था, तो इसकी ऐसा यूनिट जो है वो है टेस्ला, राइट। अच्छा, कन्वर्जन यूनिट्स वर ऑल्सो देयर दैट 1 टेस्ला इज़ नथिंग बट 10⁴ गॉस। ये याद रखने वाली चीज़ है, जैसे हम मीटर सेंटीमीटर स्केल्स को चेंज करते हैं वैसे, राइट। अब फैक्टर आता है, व्हाट इज़ दिस। हमने पहली क्लास में देखा था कि दिस इज़ नथिंग बट द प्रोपोर्शनैलिटी के लिए जो हमें फैक्टर मिल रहा था म्यू नॉट बाई 4 पाई, वो है ही। बट इसको डिफाइन कैसे करेंगे, राइट। यहाँ पे 4 पाई तो हम ऑलरेडी नोन है हमें कि 4 पाई है क्या, इट इज़ अ मैथमेटिकल टर्म। म्यू नॉट के बारे में क्या कहेंगे। म्यू नॉट इज़ नथिंग बट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे हम एप्सिलॉन नॉट देखते थे ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब अगर मैं दो चार्जेस को वैक्यूम में रख दूँ तो उनके बीच में जो भी फोर्स जनरेट होगा उसकी वैल्यू डिसाइड कौन करेगा, योर एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू 1 होती थी फॉर वैक्यूम, राइट। ऐसी परमिएबिलिटी, राइट। परमिएबिलिटी को हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज़ नथिंग बट कि अगर फ्री स्पेस है तो उसके अंदर अगर हम करंट कैरिंग वायर को रख रहे हैं, तब वहाँ पे जो है आसपास मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रही है वो कितने फैक्टर्स से डिफ़र करेगी अगर मैं उसी चीज़ को किसी और मीडियम के अंदर रख दूँ। जैसे कि वहाँ पे हमने रिलेटिव परमिटिविटी को डिफ़ाइन किया था, ऐसे हम यहाँ पे रिलेटिव परमिएबिलिटी को डिफ़ाइन करेंगे। और वो है क्या, जैसा वहाँ पढ़ते थे हम वैसे ही यहाँ है, बट मीडियम की परमिएबिलिटी ओवर वैक्यूम में परमिएबिलिटी जो है, इट इज़ नथिंग बट द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम टू द परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, दैट इज़ योर रिलेटिव परमिएबिलिटी, राइट। अब दूसरी चीज़ आती है भाई न्यूमेरिकल्स में, जो ये फैक्टर है म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसकी वैल्यू क्या रखेंगे। तो याद रखना है आपके पास म्यू नॉट बाई 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻7 होती है। और अगर मैं यूनिट के बारे में बात करूँ, टेस्ला मीटर और एम्पियर। अब आप बात करेंगे कि ये फैक्टर कहाँ से है, सो वी विल गो विद आवर फॉर्मूला दैट डी वी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। समझेंगे थोड़ा सा ध्यान से, हमें इसकी यूनिट्स के बारे में बात करना है, तो हम सभी फैक्टर्स को इस तरफ ले आएंगे, क्या आ जाएगा डी वी इंटू आर स्क्वायर ओवर आई डी एल। साइन थीटा को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आता है और कोई यूनिट इसकी होती नहीं है, राइट। म्यू वैसे रेडियंस होती है, बट वी विल नॉट कंसिडर इट है। डी बी के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, व्हाट विल बी द यूनिट फॉर डी बी, टेस्ला। आर स्क्वायर इज़ मीटर स्क्वायर, करंट के लिए एम्पियर, डी एल इज़ ऑल्सो लेंथ एलिमेंट, इसके लिए भी मीटर। अब देखो इन वैल्यूज़ को ज़रा यहाँ फिक्स करके हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है। हमारे पास वैल्यू है डी बी के लिए टेस्ला, आर स्क्वायर के लिए मीटर स्क्वायर अपॉन करंट के लिए एम्पियर, लेंथ एलिमेंट के लिए मीटर। तो ये हमारे पास किसकी यूनिट आ जाएगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई की। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि हमारे पास ये मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, सो वी हैव टेस्ला मीटर ओवर एम्पियर, या मैं कहूँ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, राइट। दिस इज़ द यूनिट फॉर म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो कहीं कहीं पूछ भी जाती है, 1 मार्क क्वेश्चन विल बी देयर। अब CBSE के 18 क्वेश्चंस में आ सकता है, क्योंकि अब हमारे MCQs भी आते हैं पिछले साल से, राइट। नाउ वी विल मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बायोट-सैवर्ट लॉ से ही रिलेटेड है। तो आप अगर पहला लेक्चर देकर आए हैं तो ही आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, राइट। ये क्या है कि आप मैग्नेटिक जो आपने ये पढ़ा है बायोट-सैवर्ट लॉ, हमने कुछ बात करी थी कि बायोट-सैवर्ट लॉ है ना, कुछ किसके जैसा है, कूलॉम्स लॉ, जो हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ते हैं, राइट। कूलॉम्स लॉ के जैसा ही है। तो अब हमें ये पता चलता है भाई कुछ तो इन दोनों लॉज के अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ इनके अंदर डिसिमिलैरिटी है। सो नाउ वी विल सी व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन कूलॉम्स लॉ एंड बायोट-सैवर्ट लॉ एंड व्हाट आर द डिसिमिलैरिटीज़ बिटवीन दीज टू,
अच्छा, आपने देखा होगा, पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट आर द डिसिमिलैरिटीज़ बिटवीन टू, दोनों में डिफरेंस क्या है। पहली चीज़, इट इज़ दिस वन बाय बायोट-सावर्ट लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ जो है कैसे ओरिजिनेट होता है, जब हमारे पास एक चार्ज होता है और फिर हम एक और चार्ज को ले आते हैं, तो जो इन दोनों के बीच की फोर्स होगी वो डिफाइन करता है आपका कूलम्ब्स लॉ, राइट। अच्छा, अब कूलम्ब्स लॉ जो है ये किससे जनरेट होता है, चार्ज से। एंड चार्ज है क्या, एक स्केलर सोर्स है। क्या है हमारे पास, स्केलर सोर्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट कूलम्ब्स लॉ इज, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय some scalar source Q, राइट। अच्छा, वहीं अगर हम बायोट-सावर्ट लॉ की बात करें तो ये किससे जनरेट हो रहा है, ये लेंथ एलिमेंट आईडीएल से जनरेट हो रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सम वेक्टर सोर्स। अब आप तो कहेंगे भाई करंट तो स्केलर होता है, लेकिन उसके साथ हमने डीएल एलिमेंट भी तो लिया था, ये वेक्टर सोर्स है, इससे क्या हो रहा है, हमारा बायोट-सावर्ट लॉ जनरेट हो रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, कूलम्ब्स लॉ की फॉर्म आप देखते हैं, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ आप देखते हैं डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। आप ये देखते हैं। अब मुझे इन दोनों को देख के आप एक चीज़ बता दो कि बहुत सारी टर्म्स यहाँ हैं, बहुत सारी टर्म्स यहाँ हैं, बट हेयर इज साइन थीटा। क्या यहाँ कोई एंगल का रिप्रेजेंटेशन है, नहीं है। दैट मीन्स देयर इज सम एंगल डिपेंडेंस एंड देयर इज नो एंगल डिपेंडेंस। सो हम क्या लिख सकते हैं, देयर इज नो एंगल डिपेंडेंसी, राइट। और यहाँ हम क्या कहेंगे, इट डिपेंड्स ऑन, इट हैज़ एंगुलर डिपेंडेंसी, राइट। सो ये हमारे दो पॉइंट्स हो गए डिपेंडेंसी। नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें कि सिमिलैरिटीज़ के बारे में, ये तो दो हमारी हो गई क्या, डिसिमिलैरिटीज़। इन पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द डिसिमिलैरिटीज़ बिटवीन टू, राइट। सो व्हाट आर द डिसिमिलैरिटीज़ सिमिलैरिटीज़ बिटवीन टू। सिमिलैरिटीज़ क्या होंगी इन दोनों के बीच में, आपने देखा कि ये कैसे डिसिमिलर है, एक दूसरे से कैसे कैसे अलग हैं, वो दो पॉइंट्स हम देख चुके हैं। लेकिन ये डिसिमिलर कैसे हैं, राइट, वो बात करते हैं अगर हम, तो हमारे पास आता है कि ये दोनों सेम किस तरह से हैं। आपने यहाँ देखा डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। यहाँ आपने देखा है F इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो आपने देखा यहाँ भी आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर, इस हो गई सिमिलैरिटी। दैट मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इफ आर इज ग्रेटर दैट कूलम्ब फोर्स इज स्मॉलर, इफ आर इज ग्रेटर बायोट-सावर्ट लॉ के लिए मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्मॉलर, राइट। तो देयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी, राइट। और ये चीज़ क्या डिसाइड कर रही है, दैट बोथ आर लॉन्ग रेंज, दे हैव लॉन्ग रेंज फोर्सेस। दोनों ही क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं। इसको आप मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, लेकिन आगे जाके जब हम इसका मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे तो वो चीज़ भी आती है, राइट। वहाँ भी उस मैग्नेटिक फोर्स के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत है, तो हम फोर्सेस से डिनोट कर रहे हैं। ये भी एक फोर्स ही जनरेट करता है आगे जाके, और ये ऑलरेडी फोर्स है। तो हम क्या कह सकते हैं कि दे बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। दूसरी चीज़ क्या है, बायोट-सावर्ट लॉ हो चाहे कूलम्ब्स लॉ हो, दोनों में अगर हमने कूलम्ब्स लॉ में सुपरपोजिशन पढ़ा था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता था आपका, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता था कि अगर एक चार्ज है उस पर मुझे बहुत सारे नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से क्या है फोर्स पता करना है, तो हम क्या करेंगे, सभी फोर्सेस को ऐड कर देंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज नथिंग बट F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn, राइट। तो सारे फोर्सेस ऐड हो जाएंगे जितने भी उस पर्टिकुलर चार्ज पे लग रहे होंगे। सिमिलरली बायोट-सावर्ट लॉ है, मतलब बायोट-सावर्ट लॉ भी जो है
सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। या मैं ये कह सकती हूँ अगर मुझे एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता है तो बहुत सारे वायर्स रखे हों वहाँ पे, तो किसी पॉइंट पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हर एक वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे होगी उन सबको हम क्या करेंगे, सम कर देंगे, राइट। दैट विल बी द अनदर पॉइंट। नेक्स्ट इज थर्ड प्रिंसिपल के बारे में अगर हम बात करें, थर्ड सिमिलैरिटी के बारे में अगर हम बात करें तो वो क्या होती है, जो इसका सोर्स है, द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या पढ़ा था हमने इसका सोर्स, IDL, इसका ये सोर्स, एंड यहाँ पे इसका सोर्स क्या था, चार्ज। तो ये दोनों है ना लीनियर सोर्सेज हैं, क्या है, लीनियर, इनको हम क्या बोल रहे हैं, लीनियर सोर्सेज, राइट। लाइन वाइज जो एक्ट, ठीक है, तो लाइन वाइज जो भी एक्ट करेगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, लीनियर सोर्सेज। तो दोनों में ही लीनियर सोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं दे बोथ आर सिमिलर। अच्छा, सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ आर ऑलरेडी डन। नाउ वी हैव अ वेरी स्मॉल कंसेप्ट जो कि जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम आगे जाके भी अपने फर्दर चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, बट अभी के लिए समझना। देखो एप्सिलॉन नॉट क्या था आपके पास, एप्सिलॉन नॉट था परमिटिविटी, जिसको हम कूलम्ब्स लॉ से जनरेट कर रहे थे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एंड म्यू नॉट क्या था, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। अब अगर हम बात करें कि इन दोनों को अगर हम लेकर चलते हैं, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, सपोज मैंने इसको ले लिया, नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग दिस टर्म विद 4 पाई ओवर 4 पाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, राइट, या एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट कुछ भी लिख सकते हैं। अभी देखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ लिखेंगे एंड म्यू नॉट बाई 4 पाई एक साथ लिखेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इन टर्म्स को साथ में लिखा है और इसको एक साथ लिखा है। अब मुझे आप ये बताएंगे कि म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखी है, क्या है, 10⁻⁷ एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या थी हमारे पास। हम पढ़ते हैं अपने कूलम्ब्स लॉ में कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज़ नथिंग बट 9 × 10⁻⁹। तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो क्या जाएगा ये 1/9 × 10⁻⁹। अब देखें -7 + 9, इफ़ दिस पावर कम्स डाउनवर्ड्स, इस पावर को नीचे ले आए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखते हैं, 9 × 7, 7 × 9, 16, तो 1/9 × 10⁻⁶। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 9 इज़ नथिंग बट स्क्वायर ऑफ 3 × 10⁸। इस टर्म का होल स्क्वायर इसको मैं बोल सकती हूँ 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर इज दिस, बिल्कुल बोल सकते हैं, 3 × 3 = 9, 10⁸, 8 × 2 = 16, पावर वही आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 1/3 × 10⁸, ये टर्म तो कहीं देखी हुई सी लग रही है, कहाँ देखी है भाई, ये टर्म है आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, c², 3 × 10⁸ इज c, अगर c की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो एकदम c²। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, राइट। आप लेकर क्या चले थे भैया, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, और वो आ क्या गया 1/c², या फिर यहाँ से मैं दूसरा फॉर्मूला जनरेट करूँ या सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स को सॉल्व करूँ तो हमारे पास क्या आएगा, देखेंगे। मैं ये वाला स्टेप यहाँ लिख दे रही हूँ, c² = 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी इक्वेशन है, कैसे, c = 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। एक तो ये बहुत सारी जगह यूज़ होगी। दूसरी चीज़ ये क्या है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। ये क्या है, मैग्नेटिक कांस्टेंट। इसका मतलब जब आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कांस्टेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं इट विल गिव यू लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। भाई हम तो इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स पढ़ रहे थे, ये स्पीड ऑफ लाइट कहाँ से आ गई, ये ही थी उत्पत्ति किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, राइट। अब इस क्यूरियोसिटी फैक्टर को हम यहीं छोड़ देते हैं और इसको हम पढ़ेंगे अपने EM waves वाले चैप्टर में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नाउ वी विल see our next topic in our next lecture. Thank you. Thanks for watching.